हेलो बच्चों। अभी तक हमने जो प्रबंध के कार्य जितने भी थे उसमें से दो कार्य हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ लिया नियोजन और दूसरा हमने पढ़ लिया संगठन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कह लो, नेक्स्ट यूनिट कह लो या नेक्स्ट कार्य कह लो, जो भी है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यूनिट नंबर 6 है हमारी प्रबंध का तीसरा कार्य नियुक्तिकरण, और इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बोला जाता है प्रबंध का। वो क्यों, उसका मतलब समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले जो हमने नियोजन किया था, नियोजन के अंतर्गत हमने फर्म के कुछ ना कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे कि फर्म कहाँ पहुँचना चाहती है, और उन उद्देश्यों के आधार पर हमने संगठन का ढांचा भी बनाया था कि संगठन के ढांचे के अंतर्गत कि भाई सबसे ऊपर कौन होगा, उसके अंडर में कितने लोग होंगे, इनके अंडर में कितने कितने लोग होंगे, यानी कि ये प्रबंधक है तो सबसे ऊपर वाला प्रबंधक कितने होंगे। संचालक मंडल के अंदर हो सकता है केवल एक ही प्रबंधक हो सबसे टॉप मोस्ट पर, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंधक कितने हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक कितने हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक कितने हैं, सबकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, और कितने कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करनी है। तो मतलब कितने कर्मचारी होने चाहिए हमारे उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो ये जो पूरा ढांचा बनता है, ये अभी तक हमने केवल ढांचा बनाया, उद्देश्य निर्धारित किए नियोजन के अंतर्गत। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने संगठन का ढांचा बनाया संगठन के अंतर्गत। अब केवल ढांचा ही तो तैयार है, लोग थोड़ी ना हमारे पास। तो जब हम इस ढांचे के अनुसार जो खाली पद नज़र आ रहे हैं, जो खाली रिक्त स्थान नज़र आ रहे हैं, उन रिक्त स्थानों पर लोगों को जब हम भरेंगे, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण क्या है? नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठन के ढांचे के अनुसार विभिन्न पदों पर, यानी कि डिफरेंट पोस्ट पर योग्य कर्मचारियों का या योग्य व्यक्तियों का चुनाव करके नियुक्त किया जाता है कि जहाँ जहाँ पे खाली स्थान है, अगर मान लीजिए हमारी फैक्ट्री पहले से चल रही है तो ढांचा हो सकता है पहले से तैयार हो, या उसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस हुआ हो, तो जो खाली स्थान है, कई प्रबंधक हैं हमारे पास लेकिन कुछ प्रबंधक अभी भी और चाहिए, तो हम और प्रबंधकों की नियुक्ति करेंगे और प्रबंधकों को लगाएंगे। कुछ कर्मचारी नहीं थे, उन कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो उन कर्मचारियों को लगाना, ये क्या कहलाएगा, नियुक्तिकरण। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे संगठन में खाली स्थान है, खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों पर नए नए लोगों को लगाना, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण का जो मैंने थोड़ा बहुत अर्थ देखा है उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रबंध का प्रथम कार्य के अंतर्गत नियोजन में संस्था के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तथा प्रबंध के दूसरे कार्य के अंतर्गत यानी कि संगठन के अंतर्गत उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार किया जाता है, जो भी अभी आपको मैंने बताया। परंतु उस ढांचे में जब तक स्थानों को भरा नहीं जाएगा तब तक सभी पद बेकार हैं। हमने कहा कि हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है, लेकिन 5 डिपार्टमेंट में 5 लोग भी तो होने चाहिए, 5 प्रबंधक भी तो होने चाहिए, उनके अंडर में काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। केवल डिपार्टमेंट बनाने से थोड़ी ना काम चलेगा कि हमने अकाउंट डिपार्टमेंट बना रखा है, उसमें एक चीफ अकाउंटेंट होगा, उसमें एक डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट होगा, उसमें एक असिस्टेंट अकाउंटेंट होगा या 2 असिस्टेंट अकाउंटेंट होंगे, तो 4 लोग हैं और 4 लोग मिलकर के अकाउंट्स का काम संभालेंगे। लेकिन वो 4 लोग जब तक अपॉइंट नहीं किए जाएंगे तब तक वो डिपार्टमेंट बेकार है, उस डिपार्टमेंट का कोई वर्थ ही नहीं है। तो केवल डिपार्टमेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल संगठन का ढांचा बनाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को वास्तविक तौर पर उसमें नियुक्त करना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको प्रबंध का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क भी माना जाता है। तो सभी पद तब तक बेकार हैं जब तक उसमें स्थानों को भरा न जाए। प्रबंध का यह कार्य अन्य कार्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि नियोजन या संगठन में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उससे इतना नुकसान नहीं होगा जो कि किसी भी एक गलत नियुक्ति से हो सकता है। मान लीजिए हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक गलत बंदे की नियुक्ति कर दी, तो जब वो सारा का सारा फाइनेंशियली अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा, भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, तो संस्था का तो पूरा नुकसान कर देगा। यानी किसी एक गलत मशीन के आने से इतना नुकसान नहीं होगा, गलत योजना बनाने से इतना नुकसान नहीं होगा। ऑफकोर्स नुकसान होता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि केवल एक गलत बंदे की नियुक्ति से हो सकता है। ठीक है, तो और उसके बाद मैंने आपको नियुक्तिकरण का प्रॉपर अर्थ भी बता दिया। अब नियुक्तिकरण के अंतर्गत होता क्या क्या है, सबसे पहले क्या सोचा जाएगा और सबसे लास्ट में क्या किया जाएगा। तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात आती है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना। ज़रूरी है कि नई फैक्ट्री है तो उसके लिए ही हम नियुक्तियाँ करेंगे। ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही है, वहाँ पर भी नियुक्तियाँ होती रहती हैं। तो किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए, चाहे वो कर्मचारियों की नियुक्ति हो, चाहे निम्न स्तरीय प्रबंधकों की हो, चाहे मध्य स्तरीय प्रबंधकों की हो, किसी प्रकार की नियुक्ति के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं
यानी कि कुछ ना कुछ स्टेप्स किए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मानवों की शक्तियों की आवश्यकताओं का आकलन करना, यानी कि कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है उसका वास्तविक तौर पर आकलन करना। हमने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भाई आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। उसने कहा जी मुझे तो 40 लोगों की ज़रूरत है, मुझे 40 कर्मचारी चाहिए मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए, यानी कि जो फैक्ट्री के अंदर उत्पादन करना है तो वहाँ 40 लोगों की ज़रूरत है। तो केवल उसके कहने से ही हम वास्तविक तौर पर 40 लोगों की नियुक्तियाँ नहीं कर देंगे, हमें इस चीज़ का पूरा आकलन करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में 40 लोगों की ज़रूरत है। हो सकता है केवल 35 लोगों की आवश्यकता हो, या हो सकता है 44 लोगों की आवश्यकता हो। तो केवल उसके कहने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपने एंगल से उसकी पूरी की पूरी आवश्यकताओं का आकलन भी करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इतने ही लोगों की आवश्यकता है जितनी की बताई गई है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाएगा, मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा कि कितने लोगों की ज़रूरत है। केवल कर्मचारियों के लिए बात नहीं कर रहा मैं, प्रबंधकों की भी जितनी आवश्यकता है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी कि कितने प्रबंधकों की आवश्यकता है, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है भर्ती करना। भर्ती करने का मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना नहीं है, भर्ती करने का मतलब है कि आप रिक्रूटमेंट के लिए बुलाओ। भर्ती करने का जो आप लोगों को मतलब पता है वो डिफरेंट है एक्चुअल मीनिंग से। एक्चुअल मीनिंग इसका ये है कि जब हम अपनी संस्था में जो हमारे भविष्य के जो एम्प्लॉई हैं, हमें तो पता नहीं कि कौन आने वाले हैं, लेकिन हमारे भविष्य में जो जो लोग काम करने के लिए आएंगे उनको हम मार्केट में बुलाते हैं कि भैया आइए और आप हमारी फैक्ट्री के अंदर आवेदन कीजिए। तो कर्मचारियों को हमारी फैक्ट्री के अंदर आवेदन करने के लिए बुलाना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस स्टेप को क्या बोला जाता है, भर्ती करना। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसके अंतर्गत हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ आवेदन करें। जैसे कि अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर 2 अकाउंटेंट की आवश्यकता है, 2 अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, तो हमें पता है कि 2 लोगों की ज़रूरत है, तो 2 लोगों के लिए हमने इंटरनेट पर naukri.com पर 2 लोगों की अपॉइंटमेंट के लिए हमने फॉर्म डलवा दिए कि भाई ये हमारी संस्था में काम करने के लिए अकाउंटेंट की आवश्यकता है और ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो हमारे पास आए, हमारे पास फॉर्म भर करके भेजें, अपना बायोडाटा भेजें। तो हो सकता है 2 पोस्ट के लिए हमारे पास 2000 लोगों के फॉर्म आ जाए। तो 2 लोगों के लिए जब 2000 फॉर्म के लिए हमने मार्केट से अप्लाई करने के लिए लोगों को बोला, ठीक है, तो केवल 2 पोस्ट थी लेकिन 2000 लोगों को हमने बोला कि आप अप्लाई कीजिए। हो सकता है 5000 लोगों के फॉर्म आ जाए, हो सकता है 50,000 लोगों के फॉर्म आ जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, भर्ती करना। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि लोग हमारे यहाँ आवेदन करें। आपको इससे और क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर चयन करना, इसको नेगेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ 2 पोस्ट खाली थी, तो 2 पोस्ट पर हमने कहा कि जितने लोग भर सकते हैं आवेदन कीजिए, हमारी फैक्ट्री के अंदर इस दिन इंटरव्यू है। तो जितने ज़्यादा लोग हमारे पास आवेदन करेंगे वो हमारी चीज़ क्या कहलाएगी, भर्ती करना। लेकिन अगर मान लीजिए 2000 लोगों ने अप्लाई किया तो 2000 लोगों को तो हम काम पर रखेंगे नहीं, हमें केवल 2 लोगों को चुनना है। तो उन 2000 लोगों में से फिर हम स्टेप बाय स्टेप सबको निकालते चले जाएंगे, यानी कि जो लोग हमारे को ठीक नहीं लग रहे उन लोगों को हम निकालते चले जाएंगे। तो 2000 लोगों में से हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी कि भाई इसको तो खैर लिखना पढ़ना भी ढंग से नहीं आ रहा, इसने तो फॉर्म गलत भर रखा है, इसने नीचे सिग्नेचर नहीं कर रखे, इसने फ़ोटो नहीं लगाई, हमारे को सीए की रिक्वायरमेंट है या सीए इंटर की रिक्वायरमेंट है, इसने केवल 12th पास कर रखी है या इसने केवल बीकॉम कर रखा है। तो उन लोगों को फार्म हम रिजेक्ट करते चले जाएंगे। लास्ट में फाइनल करते करते हम 2 लोगों तक पहुँचेंगे, यानी कि 2000 में से 1000 फॉर्म तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। फिर 1000 लोगों को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू के दौरान हम उनसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, प्राइमरी इंटरव्यू लेंगे कि भी थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना जानते नहीं जानते। उसमें से हमने 400 लोगों को और निकाल दिया, 600 लोग बचे। 600 लोगों को हम चीफ अकाउंटेंट से मिलवाएंगे, चीफ अकाउंटेंट उनका इंटरव्यू लेगा, फिर हो सकता है उनका कोई रिटर्न टेस्ट भी लिया जाए। तो इस तरह से करते करते 600 में से फिर 300 रह जाएंगे, 300 में से केवल 100 रह जाएंगे, 100 में से केवल 50 रह जाएंगे, 50 में से केवल 20 रह जाएंगे, 20 में से फाइनली 2 लोगों को चुना जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, चयन करना, चुनाव करना। तो भर्ती करने के अंतर्गत हमने 2 पोस्टों पर 2000 आवेदन मंगवाए थे, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव स्टेप है हमारा। लेकिन चयन में हमने क्या किया था, 2000 में से केवल 2 लोगों को चुना, ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव स्टेप है। इसके अंतर्गत हम ज़्यादा में से कम को करते चले जाते हैं, ज़्यादा में से कम करते चले जाते हैं, मतलब हटाते चले जाते हैं। और इसमें क्या था, लोगों को भरते चले जाते हैं। तो भर्ती करना क्या है, पोस्ट पर
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये चीज़ क्या कहलाती है? भर्ती। और चयन में क्या होता है? जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से मैक्सिमम निकाल देना और कम से कम चुनना, ये चीज़ क्या कहलाता है? चयन। तो नियुक्तिकरण के अंतर्गत क्या किया जाएगा? नियुक्तिकरण के अंदर केवल ये नहीं है कि हमने बस लोगों को भर दिया तो वही नियुक्तिकरण हो गया। नियुक्तिकरण एक लंबा प्रोसेस है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले हम लोगों की आवश्यकता का अनुमान लगाएंगे। लोगों की मतलब हमें कितने लोगों की ज़रूरत है उसकी आवश्यकता का अनुमान लगाएंगे। उसके बाद लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। जब लोग अप्लाई कर देंगे तो उसमें से लोगों को हम चुनेंगे और उनकी सैलरी डिसाइड करेंगे। लोग जो हमने चुन लिए तो चुनने के बाद हम उनकी सैलरी डिसाइड करेंगे कि भाई आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। उस पर फिर बार्गेनिंग होगी। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग हमारी सैलरी जितनी हम देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको फिर काम पर रख लिया जाता है। तो फोर्थ स्टेप आ जाता है काम पर लगाना। अगर वो बंदे एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो हमने उन्हें ऑफर दिया अपॉइंटमेंट का, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दोनों पार्टी एग्री कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उनको फिर हम जॉब पर रख लेते हैं और काम पर लगा लेते हैं। काम पर लगाने के साथ साथ उनका अभिविन्यास किया जाता है, ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिविन्यास। जब लोगों की नियुक्तियां कर दी जाती हैं, लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है, लोगों का चयन कर लिया जाता है, उनको काम पर लगा दिया जाता है, तो फैक्ट्री के बारे में सब चीज़ों का बताना, सब चीज़ों के बारे में बताना कि आपको किसको रिपोर्ट करनी है, आपको किसके आदेशों को मानना है, कहाँ पर काम करना है, काम किस किस प्रकार से किया जाएगा, इनकी एक्चुअल में ड्यूटी क्या रहेगी, इनको किस किस प्रकार से कार्य करना है, कब से ड्यूटी करनी है, कितने से कितने बजे तक ड्यूटी करनी है, ठीक है, क्या ड्रेस कोड रहेगा, कितने बजे लंच होगा, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, मतलब फैक्ट्री के बारे में, संस्था के बारे में पूरी तरह से बताना। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। तो काम पर लगाया जाता है और उसके बाद यानी कि उसके साथ साथ अभिविन्यास भी किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रशिक्षण देना। जब लोगों को काम पर लगा लिया जाता है, यानी कि जो कर्मचारी उन्हें काम पर लगा दिया जाता है, उनका ओरिएंटेशन भी हो गया, उसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं सबको कुछ ना कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे 1 महीने का, चाहे 3 महीने का, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि संस्था में जो मशीनें हैं या संस्था में जो लोगों से काम करवाना है, अगर प्रबंधक है तो लोगों से काम करवाना है तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तथा साथ ही साथ उनका ताकि विकास हो सके। और जब वो काम पर लग जाते हैं, उनको ट्रेनिंग भी मिल गई, काम करने चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है कि वो वास्तविक तौर पर जिसके लिए उनकी नियुक्ति की गई थी वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे। उनको जो काम दिया गया था वो उसको काम को पूरा कंप्लीट कर भी पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे, तो उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उनके काम को बाकायदा वॉच किया जाता है कि वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे। अगर ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो कुछ समय बाद उनकी पदोन्नति की जाती है। जो भी फर्म का या संस्था का जो भी टाइम पीरियड होता है कि 5 साल में करनी है पदोन्नति या 1 साल में करनी है या एक टारगेट को अचीव करने के बाद करनी है, तो उसके बाद उनकी पदोन्नति की जाती है और सैलरी बढ़ाई जाती है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? केवल नियुक्तिकरण का मतलब केवल ये नहीं है कि लोगों को बुलाया और काम पर रख लिया तो उसको नियुक्तिकरण कहा जाएगा। नियुक्तिकरण में पदोन्नति तक के भी सारे के सारे प्रोसेस शामिल किए जाते हैं। तो नियुक्तिकरण का मतलब लोगों को काम पर लगाना जहाँ जहाँ पर भी पद खाली है, ठीक है। तो संगठन के ढांचे के अनुसार जो जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो जो जिन जिन पदों की रिक्वायरमेंट थी, उन पदों पर लोगों को भरना, वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी नियुक्तिकरण। और नियुक्तिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले लोगों की ज़रूरत का अनुमान लगाया जाता है कि कितने लोगों की हमारी फैक्ट्री में ज़रूरत है। उन लोगों को फिर बोला जाता है, सभी लोगों को मार्केट के अंदर बोला जाता है कि आप हमारी फैक्ट्री में अप्लाई कीजिए। ये पॉजिटिव स्टेप है हमारा। फिर उन सब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है सभी लोगों को हम रख नहीं सकते, तो उनमें से कुछ लोगों का चयन किया जाता है और उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है। इसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहा जाता है। और जब लोगों की नियुक्ति हो जाती है, लोगों का चयन हो जाता है, लोगों का चयन हो जाता है, तो उन्हें फिर काम पर लगाया जाता है और उन्हें संस्था के बारे में समस्त जानकारियाँ दी जाती हैं ताकि वो पूरी तरह से हैबिचुअल हो जाए, संस्था के बारे में बिल्कुल जान पाए। तो इस चीज़ को अभिविन्यास कहा जाता है। और जब काम पर लगा दिया जाता है तो उनके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका विकास हो सके और धीरे धीरे उनके काम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। और अगर वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो एक समय के पश्चात या एक टारगेट को पूरा करने के बाद उनकी पदोन्नति कर दी जाती है। ये तो हमारे इस यूनिट का पहला क्वेश्चन।